हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे सीटेट के सीडीपी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से लिए गए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सीटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थ्योरियाँ हैं वे आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आगे आने वाले वीडियो के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है। तो एक परिस्थिति में जो ज्ञान को अर्जित किया जाता है उस ज्ञान को यदि हम दूसरी परिस्थिति में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, सीखने की विधियाँ कहेंगे, सीखने में स्थानांतरण कहेंगे, या फिर सीखने का पठार कहेंगे, या फिर सीखने में रुचि कहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि एक परिस्थिति में जो हमने ज्ञान को अर्जित किया उसे जो है दूसरी परिस्थिति में उपयोग कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, सीखने में स्थानांतरण। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने साइकिल चलाना सीख लिया, ठीक है, अब आपके यहाँ स्कूटर आ गई, ठीक है, आपको स्कूटर चलाना है, तो क्या करेंगे आप, जो है जो आपके पास पहली परिस्थिति थी आपने उसमें क्या किया था, साइकिल चलाना सीखा था, तो उससे जो आपको अनुभव प्राप्त हुआ, ठीक है, जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ वो अब आपको स्कूटर चलाने की ज़रूरत है, ठीक है, तो उसका उपयोग जो है आप उस परिस्थिति में कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आपको उसमें साइकिल और स्कूटर चलाने में काफ़ी ज़्यादा समानता मिलती है, ठीक है। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि जो पहली स्थिति का जो ज्ञान है, पहली परिस्थिति में जो आपने ज्ञान को अर्जन किया उसी को जस्ट दूसरे परिस्थिति में क्या करना है, उपयोग करना है, तो इसे क्या कहेंगे, स्थानांतरण कहेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका स्थानांतरण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे देखिएगा, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। अब अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, स्मृति कहलाएगा, सीखना कहलाएगा, प्रेरणा कहलाएगा, या फिर चिंतन करना कहलाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, अनुभव के द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे, उसे सीखना कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपने किसी भी कार्य के द्वारा किसी भी परिस्थिति में जो भी आपने अनुभव प्राप्त किया तो उसमें क्या करते हैं, आप कुछ नया सीखते हैं, ठीक है, कुछ नया नया सीखते हैं, तो वही होगा कि अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। तो यहाँ पर मैं आपको सभी चीज़ें जो है बिल्कुल से याद करा दूँगी, आपको बस पूरा लास्ट तक जो है वीडियो में बने रहना है। अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, क्या कहलाता है। अब जो सांख्यिकी आप पढ़ते हैं, सांख्यिकी वगैरह, तो उसमें जो स्तंभ जो रेखा चित्र प्रदर्शित किए जाते हैं जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों के द्वारा, देखे होंगे आप, इस तरह के स्तंभों के द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है, आपने देखा होगा, है ना। तो स्तंभों के द्वारा जो प्रदर्शित किया जाता है उसी को पूछा है कि यह आकृति जो है ये क्या कहलाएगी। तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है बेटू, तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है बेटा कि क्या कहलाएगा, यह स्तंभ आकृति कहलाएगा, ठीक है। मैं अपने घर पे अपने मतलब बच्चों को बोलती हूँ बेटू बेटू, तो वही बस मुंह से निकल गया, ठीक है, तो उसका ज़्यादा वो मत कीजिएगा। मेरे घर पे भी छोटे बच्चे हैं, मैं उनको प्यार से बेटू कह के बुलाती हूँ। आगे देखेंगे, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। देखिए ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो क्या कहलाएगा,
मतलब किस अवस्था में जो है बुद्धि का विकास अधिकतम होता है, तो बाल्यावस्था होता है, ठीक है, शैशवावस्था होता है, किशोरावस्था होता है, प्रौढ़ावस्था होता है। तो क्या इसका आंसर होगा? तो बेटा यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होगा? तो किशोरावस्था में। किस अवस्था में होगा? बुद्धि का सबसे ज़्यादा विकास जो होगा वह किशोरावस्था में होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है, नैतिकता पर आधारित होता है, वास्तविकता पर आधारित होता है, या फिर ध्यान पर आधारित होता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, ठीक है, शिशुओं का जो अधिकांश व्यवहार होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो व्यवहार होता है वह किस पर आधारित होता है? वह जो होता है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। किस पर होता है? मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। शिशुओं का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया गया है, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था, मतलब कोहलर ने किस पर अपने प्रयोग किए थे, ठीक है। सूझ के सिद्धांत में जो बताया गया है कि कोहलर ने किस में प्रयोग किया था, तो कुत्ते पर उन्होंने प्रयोग किया था, वनमानुषों पे प्रयोग किया था, या फिर बिल्ली पर प्रयोग किया था, या फिर चूहों पर प्रयोग किया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। किस पर किया था? वनमानुषों पर। तो इसे याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं आपके टेट के एग्ज़ाम में, कोई भी टेट का एग्ज़ाम हो, ये सभी क्वेश्चन जो हैं पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले टेट में भी पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो यदि अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन, सृजनशीलता में, अध्ययन में, या फिर विश्लेषण में, या फिर अच्छे अंक प्राप्त करने में। तो यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले जो बच्चे होंगे डैश में भी उच्च होंगे। तो सृजनशीलता में, या फिर अध्ययन में, या फिर विश्लेषण में, या फिर अच्छे अंक प्राप्त करने में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सृजनशीलता में। तो यह आवश्यक नहीं होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है अवधि, नवीनता, रुचि, या फिर आकार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या होती है? रुचि। यदि किसी भी कार्य में हमारी रुचि उत्पन्न हो जाती है, हमें रुचि लगती है, तो क्या होता है, उस तरफ हमारा ध्यान जो है अपने आप से आकर्षित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति को मापने में नहीं किया जाता है? अब यहाँ पे स्मृति के मापन से संबंधित क्वेश्चन दे दिया है, क्योंकि स्मृति से संबंधित क्वेश्चन हर बार आपके टेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगी। यदि आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लग सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, इसका ऑप्शन दिया गया है, प्रत्याहन विधि के द्वारा, तार्किक विधि के द्वारा, पहचान विधि के द्वारा, या फिर पुनः सीखना। तो यहाँ पर बेटा क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, तार्किक विधि, ठीक है। तार्किक विधि का जो उपयोग है वह स्मृति को मापने में नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो है आपका प्रत्याहन विधि है, पहचान विधि है, और पुनः सीखना विधि है। इन सभी का जो है उपयोग किया जाता है आपके स्मृति को मापने में, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास डैश के द्वारा किया गया था। यहाँ पर ये सिगमंड है, सिगमंड होल्टजमैन ने, या फिर मुरे ने, या फिर बेलक ने। ये मुरे है, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिसी है। ये सिगमंड फ्राइड का नाम है, और ये होल्टजमैन है, और ये
वैलक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? मुरेने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया बेटा यहाँ पे? मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। विषय केंद्रित शिक्षा पर, या फिर शिक्षा केंद्रित शिक्षा पर, या फिर क्रिया केंद्रित शिक्षा पर, या फिर बाल केंद्रित शिक्षा पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, बाल केंद्रित शिक्षा पर। ठीक है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा योगदान है वह किस पर जोर देता है? वह बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देता है। ठीक है, मनोविज्ञान किस पर बल देता है, किस पर जोर देता है? तो यह देता है बाल केंद्रित शिक्षा पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ठीक है, जो आपका वृद्धि और विकास का सिद्धांत है, इससे संबंधित सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो वही आपको पहचानना है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे अच्छे से। निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, या फिर वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा बेटा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वर्गीकरण का सिद्धांत जो है वह आपके वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो आपका निरंतरता का सिद्धांत है, समन्वय का सिद्धांत है और वैयक्तिकता का सिद्धांत है, मतलब यहाँ पर ये वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत यहाँ पर बताया गया है। पूरा नाम यहाँ पर नहीं बताया गया है। ठीक है, तो ये सभी जो सिद्धांत हैं, ये सभी सिद्धांत आपके वृद्धि और विकास से संबंधित हैं, लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि वर्गीकरण का सिद्धांत जो है यह वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके एक बार मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, प्रभावता के नियम पर, या फिर सदृश्यता के नियम पर, या फिर तत्परता का नियम, या फिर सहचर्यता का नियम। तो क्या यहाँ पर आंसर हो जाएगा बेटा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तत्परता का नियम। ठीक है, तो कक्षा शिक्षण में पाठ्य प्रस्तावना सोपान सीखने के नियम पर आधारित है, तो वह तत्परता के सिद्धांत पर आधारित रहता है। यदि बच्चा तत्पर है सीखने के लिए, तभी आपका जो है जो आपका पढ़ाने का जो उद्देश्य है, तभी वह जो है सफल होगा। ठीक है, तो तत्परता का नियम, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्परता का नियम। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, सामान्यीकरण है, विभेदीकरण है, प्रत्यक्षीकरण है, या फिर पृथक्करण है। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्षीकरण जो होता है वह आपके संप्रत्यय के निर्माण का सबसे पहला सोपान होता है। ठीक है, क्या? प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, यह आपको पहचानना है। तो टोलमैन के द्वारा दिया गया था, बेंडूरा के द्वारा दिया गया था, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, या फिर कोहलर के द्वारा दिया गया था। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश के द्वारा दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था बेटा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंडूरा जी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो बेंडूरा जी ने ही प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय जो है दिया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था।
तो अधिगम के प्रभाव का नियम किसने दिया था, यह आपको बताना है। पावलोव जी ने दिया था, स्किनर ने दिया था, वॉटसन ने दिया था, या फिर थॉर्नडाइक ने दिया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसके द्वारा दिया गया था बेटा, तो थॉर्नडाइक के द्वारा जो है अधिगम के प्रभाव का नियम जो है दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, थॉर्नडाइक जी के द्वारा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। रुचि, लक्ष्य एवं अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, या फिर प्रकाश, ध्वनि, गंध, या फिर पुरस्कार, दंड एवं प्रोत्साहन। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति जो है आपके अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, या फिर केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, या फिर केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, या फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। तो बेटा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक का है, तो यह है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं तक का अध्ययन। ठीक है, लेकिन एक बात नोट करेंगे यहाँ पर, ये आपका टैग वर्ड हो जाएगा जिस भी ऑप्शन में आपका केवल दिखाई दे। ठीक है, जिस भी ऑप्शन में आपको केवल दिखाई दे तो वह ऑप्शन जो है हमेशा नेगेटिव में होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण उत्पन्न होती है या फिर होती है, क्या कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण उत्पन्न होती है, कहलाती है। ऑप्शन दिए गए हैं डाउन सिंड्रोम कहलाएगी, या फिर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहलाएगी, या फिर टर्नर सिंड्रोम कहलाएगी, या फिर विल्सन सिंड्रोम कहलाएगी। तो बेटा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या कहलाएगा, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे क्योंकि साइंस वालों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आपको खुद ही लग रहा होगा कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बेटा यहाँ पे, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं पूर्व पारंपरिक अवस्था, या फिर पारंपरिक अवस्था, या फिर पश्चात पारंपरिक अवस्था, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पूर्व पारंपरिक अवस्था। तो कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता जो है बाह्य कारकों पर निर्धारित होने लगती है, तो जो आपकी पूर्व पारंपरिक अवस्था आती है उस अवस्था में जो है नैतिकता जो है बाह्य कारकों पर जो है निर्धारित होती है। ठीक है, और यह किसने बताया है, ये किसके द्वारा बताया गया है, तो यह कोहल वर्ग जी के द्वारा जो है बताया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक ही क्रम है। ठीक है, कौन सा एक सही क्रम है, तो कौन सा एक सही क्रम है यह आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस, युग्मनज, या फिर ब्लास्टोसिस, या फिर युग्मनज, या फिर अंडाणु और शुक्राणु, या फिर ब्लास्टोसिस, युग्मनज, अंडाणु शुक्राणु, या फिर अंडाणु शुक्राणु और फिर युग्मनज, या फिर ब्लास्टोसिस। ठीक है, तो
यहाँ पर देखेंगे निम्न में से आपको सही क्रम को बताना है। सही क्रम यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर भ्रूण के बनने की, भ्रूण के निर्माण की जो है प्रक्रिया को पूछा गया है, एक क्रम में आपको जमाना है। तो सबसे पहले क्या होता है, अंडाणु एवं शुक्राणुओं का युग्मन होता है। जब युग्मन हो जाता है तो फिर जो बनते हैं आपस में मिल करके, ये जो बनते हैं अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से जो युग्मक बनता है, जो युग्मन, तो उसको क्या कहते हैं? उसे युग्मनज कहते हैं। और फिर आपका क्या आ जाता है? फिर आपका आ जाएगा ब्लास्टोसिस। ठीक है, उसमें क्या होने लगेगा? युग्मनज में विभाजन होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण डैश के द्वारा जो है किया जाता है? तो क्रेचनर या फिर यूंग या फिर सेल्डन या फिर स्प्रेंजर। तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी एवं उभयमुखी जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण है, ठीक है, यह किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यूंग के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था यूंग जी के द्वारा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूंग जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? निगमन विधि के हैं, आगमन विधि के, अंतर्देशीय विधि के, या फिर बहिर्दर्शन विधि के? तो क्या आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगमन विधि के सोपान है। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहले आपका उदाहरण, ठीक है, फिर निरीक्षण, फिर विश्लेषण, फिर वर्गीकरण, फिर नियमीकरण। ठीक है, तो इसको आपको एक क्रम से याद करना है। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण, ये सब किसके सोपान हैं? तो यह आपके आगमन विधि के सोपान हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है। आंतरिकीकरण में होता है, मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है, इदम में होता है, अहम के द्वारा होता है, या फिर पराहम में होता है, या फिर परिस्थितियों में होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पराहम। ठीक है, पराहम। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का जो आंतरिकीकरण होता है वह पराहम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्यवहारवादी डैश ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, उसे मैं डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। यह कथन किसने कहा है? कौन से व्यवहारवादी हैं? तो वही पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन या फिर होल्जिंगर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाटसन ने कहा है। ठीक है, कि मुझे एक बच्चा दे दो, मैं उसे जो चाहे वो बना सकता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका होती है? उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपदेयता, या फिर उद्दीपन की विश्वसनीयता, या फिर उद्दीपन की सक्रियता? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उद्दीपन की तीव्रता जो है ध्यान को आकर्षित करने की प्रमुख भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि या फिर प्रेरणा? तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा बेटा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेरणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपको खुद ही पता चल गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रायड के अनुसार ग्रहण किए
या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या फिर पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। मतलब यहाँ पर विस्मरण के बारे में बात की गई है, जो हमें भूल जाता है उसके बारे में बात की गई है। या फिर विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव या स्मरण करने या फिर पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने में असफलता। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट दिया गया है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो फ्राइड के अनुसार बताना है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी ही। ठीक है, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा जो है दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। जो हमारे जीवन के जो बुरे पहलू होते हैं, जो खराब पहलू होते हैं, उनको क्या करते हैं, भूलने की जो है सब कोशिश करते हैं। ठीक है, और जो नहीं भूल पाता है वही जो है डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन भूलना चाहिए, जो बुरी चीज़ें हैं उनको भूल जाना चाहिए, जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें बस याद रखना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज़ों के सहारे ही है जो जीवन आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा जो है दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना भूलना दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। याद भी रखना चाहिए लेकिन अच्छी चीज़ों को, भूलना भी चाहिए लेकिन बुरी चीज़ों को, काम की चीज़ों को नहीं भूला जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। वाटसन के द्वारा, कोफका के द्वारा, या फिर कोहलर के द्वारा, या फिर गेस्टाल्टवादी के द्वारा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वाटसन जी के द्वारा। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ये, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। ठीक है, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ, ठीक है, क्या हो, परम शून्य भी शामिल हो, क्या कहलाती है। नामित मापनी कहलाती है, क्रम सूचक मापनी कहलाती है, या फिर अंतराल मापनी कहलाती है, या फिर अनुपात मापनी कहलाती है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुपात मापनी कहलाती है। ठीक है, अनुपात मापनी जो है कहाँ से शुरू होती है, शून्य से भी शुरू होती है, शून्य से शुरू होती है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियोस जो हैं आगे आने वाले टाइम में आप सभी को आसानी से मिलती रहें। तो मिलते हैं हम इसके अब नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है।